अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये आज का फ़िज़िक्स का जो ऑब्जेक्टिव है उसको हम सॉल्व करते हैं, ज़रा देखते हैं। पहले एमसीक्यूज़ की तरफ आएँ। कहता है एसआई यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज़। तो बड़ा इजी है, ये सिंपल है, केल्विन इसका आंसर होगा। दूसरी में वो कह रहा है कि विच इज़ द मोस्ट सुटेबल इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द डेप्थ ऑफ टेस्ट ट्यूब। तो इसका आंसर होगा वर्नियर कैलिपर। इससे आगे चलें। द बॉल इज थ्रोन स्ट्रेट अप, व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन एट द टॉप ऑफ इट्स पाथ। तो देखें, जब टॉप पे जाएगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी क्योंकि वो रुकेगी, लेकिन इनिशियल तो है। तो चूंकि वो जो ग्रेविटी है वो विद रिस्पेक्ट टू या ड्यू टू ग्रेविटेशनल है, तो वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हुई तो उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पे जाते हैं। 1 न्यूटन किसके इक्वल होगा? आप अकॉर्डिंग टू इसको सेकंड लॉ ऑफ मोशन अगर देखें कि F इज इक्वल टू एम ए होता है, तो m का हो गया kg, a का हो गया मीटर पर सेकंड, तो इसका बन गया 1 kg मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अच्छा, नेक्स्ट देखें। इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बिकम डबल द सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी। अब देखें, नीचे आपको फार्मूला गिवन है, तो इस फार्मूले में अगर आप v की वैल्यू डबल करते हैं तो वो 2v हो जाएगी। उसका जब आप स्क्वायर लेंगे तो वो 4 बाहर आ जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 4 टाइम्स। आगे चलें। एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये आपको पता है कि फुटबॉल को आप जैसे मर्जी रोटेट करवाते रहें, उसने अपनी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं होने देना, तो इसका आंसर होगा फुटबॉल। आगे 7 पार्ट को देखें। अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस, व्हाट विल बी इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। देखें, अब फोर्स एक्स एक्सिस के साथ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के दरम्यान में डिस्प्लेसमेंट और उसके दरमियान में जो एंगल है वो जीरो है, दोनों पैरेलल हैं। अब पैरेलल हैं तो cos जीरो पुट करेंगे वो 1 होता है, तो मैक्सिमम आंसर उसका क्या आ जाएगा? 10 न्यूटन। तो इसका आंसर 10 न्यूटन हो गया। आगे जी, द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ अर्थ। अच्छा, अब इसको अगर आप मैथमेटिकली देखते हैं फार्मूले के अकॉर्डिंग, तो तब तो ये इन्फिनिटी आता है, क्योंकि देखिए नीचे आप जब आर वो पुट करेंगे तो ऑब्वियसली उसका आंसर जो है वो इन्फिनिटी चला जाता है। वो जीरो पुट करे तो समथिंग अवर जीरो जो है वो इन्फिनिटी होता है, लेकिन लॉजिकली जब आप इसको प्रॉपर चेक करेंगे तो इसका जो आंसर होता है वो सेंटर ऑफ अर्थ पे जो जी की वैल्यू होती है वो हमेशा जीरो होती है, तो इसका आंसर होगा जीरो। आगे चलते हैं। किलोवाट आर इज द यूनिट ऑफ, ये आपको पता है कि ये एनर्जी का यूनिट होता है। अच्छा, इससे आगे देखें। द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग, ये भी बड़ा सिंपल है, आर्चिमिडीज प्रिंसिपल से इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। आगे 11 को देखें। बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ हीट इज। अच्छा, अमूमन लोगों के नज़दीक वाइड सरफेस भी रिफ्लेक्टिंग होती है, वो बात ठीक है। हाँ, असल में मसला ये है कि जो वाइड सरफेस होती है वो हीट को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करती विद रिस्पेक्ट टू डार्क सरफेसेस, विद रिस्पेक्ट टू ब्लैक कलर। लेकिन यहाँ पे उसने एब्जॉर्प्शन का नहीं पूछा, उसने रिफ्लेक्शन का पूछा है। तो आप कभी भी मुझे बताएं कोई चीज़ शाइन हुई हो तो उस पर लाइट मारें, कितनी रिफ्लेक्शन देती है? तो रिफ्लेक्शन का पूछा गया है, तो जो रिफ्लेक्टर होगा ना वो शाइनिंग सरफेस होगी, तो शाइनिंग सिल्वर सरफेसेस। इसीलिए ये गाड़ियों के आप कलर्स देखें वो इस तरह के रखे जाते हैं, शाइनिंग, उन पे वो हेड एंड लैकर की स्प्रे की जाती है ताकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट करें और उसका रंग बड़ी देर तक जो वो मेंटेन रहे, चले और वो डिस्टर्ब ना। अगर आप कभी इत्तेफाक हो तो आप देखें कि रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस भी अगर आप धूप में रख दें तो वो लेट ख़राब होती हैं विद रिस्पेक्ट टू उन सरफेसेस के जो लाइट को एब्जॉर्ब करती हैं। अच्छा, इससे आगे चले कि टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू। अब टेम्परेचर बढ़ता कैसे है, इसका मोड ऑफ इंक्रीजिंग क्या है? आप जब भी किसी भी चीज़ को हीट करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स का जो वाइब्रेटिंग एरिया है वो बढ़ जाता है, यानी कि वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट सब्सटेंस वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी की अगर एवरेज ले लें तो वो उसकी जो एक टेम्परेचर है वो उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो एवरेज काइनेटिक ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाह।